हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्लास 10th हम आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 2। इसमें डिस्कस करिए, हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप एक बार केमिकल इक्वेशंस कि और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हो पार्ट 1 को प्लीज़ देखिए एक बार। पार्ट 2 को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल की रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके रिएक्टेंट्स कैसे होते हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 को। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखिए पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इन चारों रिएक्शंस की हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हम इनकी देखेंगे कि किस तरीके से किस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, किस रिएक्शंस को आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो, किस बेसिस पे इन सबको हम क्लासिफाई करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। किसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, किसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक को डिस्कस करना। सबसे पहला होता है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है आपका वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, तो कोई भी आपके दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इसमें दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है। ये ज्वाइन होकर आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करके देते हैं, एक सिंगल नया प्रोडक्ट आपको मिलता है। इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीजें मिलकर एक चीज को बनाती हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो सिंगल कंपाउंड फॉर्म होगा हमेशा। देख सकते हो आप ए और बी मिले और ए बी को बनाया, तो ये आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये प्रॉपर्टी जब भी ठीक है किसी रिएक्शन में देखने को मिलेगी तो वो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्लास 10 आप इस बात को समझना। ए और बी मिले और ए बी को बनाया तो ये आपकी क्या रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, क्या वन प्रोडक्ट होने चाहिए, आर कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इन जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन गिवन हियर। आप इसमें देख सकते हो, देखिए कार्बन है O2 है, दोनों में आगे क्या बन गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अकेला था एक और ये भी अकेला था, दोनों ने मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म किया। इसमें देखिए 2H2O2 है, इन्होंने फिर कंबाइन हुए और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म किया। इसमें आप देखिए आयरन है, S है, इन्होंने क्या बनाया, FeS को बनाया। उसके बाद देख सकते हैं आप H2 और Cl2, इन्होंने क्या बनाया, 2Cl। और ये देखिए जो लाइट है ये आपको बताती है, मतलब कुछ रिएक्शंस को टेम्परेचर चाहिए होता है तो लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाती है, तो लाइट एज अ टेम्परेचर के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर। ठीक है, Mg है, O2 है, ठीक है, तो ये 2MgO बना दिया। Na है, Cl2, तो ये दोनों ने कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल सी थ्योरी प्रॉपर्टी यही है कि जब भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे और कुछ भी नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है क्लास 10, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करिएगा। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में डीकम्पोज होता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसे देखो आप, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक हो गया प्रोडक्ट के अंदर, मतलब अपोजिट है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक हो गया मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, टूटना। देखो आप ये ब्रेक हुआ, अब ये एक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा। एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट को जब फॉर्म करता है उसे हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हो ये NaCl है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया Cl के अंदर और Na के अंदर। लाइक ये AB था, ये सिंगल रिएक्टेंट था,
और ये मल्टीपल प्रोडक्ट में या दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर ये दिखे कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट में या दो प्रोडक्ट्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन के ना कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इन रिएक्शंस को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर पढ़े नहीं जाते, मतलब थोड़ा हिडन टॉपिक्स होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कई बार जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी चीज़ को ब्रेक कराओगे, उससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब भी हम रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और उसको ब्रेक करा देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझा, सिंपल सी बात है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे रिएक्शंस के अंदर ना, अब ये क्या होता है ना, कई सारे आपके एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इन सब चीज़ों का परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह होती है, उसके अंदर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो बस अभी आपको रिएक्शन पढ़नी है और ये डेफिनेशन को अच्छे समझना है कि जिस भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद आता है फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये रिएक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज यू शुड नोट दिस रिएक्शंस, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। देखिए, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट इज नोन एज अ फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब कि जो रिएक्शंस, जिस रिएक्शंस के अंदर आपकी डिकम्पोजिशन हो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, उससे आप क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जिस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट क्या हो, ब्रेक हो जाए, किसमें, प्रोडक्ट में, मल्टीपल प्रोडक्ट में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन द सनलाइट। आप सिल्वर क्लोराइड 2AgCl को रखो धूप के अंदर, सनलाइट के अंदर, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल्स एंड सिल्वर गैस। और ये आपका एक मेटल यानी सॉलिड और एक गैस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी AgCl2 में ब्रेक हो जाता है। कब होगा, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी। इस तरीके से फोटोग्राफिक पेपर होता है आपका, हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज सनलाइट। अब अगर आप इस पर क्या करोगे, सनलाइट प्रोवाइड कराओगे, फोटोग्राफिक पेपर होते हैं, वो क्या हो जाता है, आपके ग्रे में टर्न, उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। इट हैपेंस बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस व्हाइल सिल्वर इज अ ग्रे मेटल। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, कलरलेस होगा और सिल्वर ग्रे मेटल होता है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड जब भी आप फोटोग्राफिक पेपर पे लाइट डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ग्रे कलर में, कलर उसका ग्रे हो जाएगा और वो ब्रेक भी हो जाएगा। देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें सनलाइट डालो आप, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड अलग, सिल्वर अलग। तो इस सेक्शन को आसान तरीका ये भी है कि आपको जब भी ये चीज़ मान लो रिएक्टेंट में दे दिया और सनलाइट डाल दिया, ये चीज़ क्या होगी, आप एग्जाम में लिखने को आ गया, ये चीज़ वैकेंट होगी आपकी, इसको फिल करना होगा, तो आप मेटल को अलग कर देना और इस गैस को अलग कर देना, Ag को अलग, Cl2 को अलग। तो आप ऐसे इजीली लर्न भी कर सकते हैं। 2AgCl को लर्न कर लो और उस लास्ट में जो प्रोडक्ट है उसको रट्टा की मारना, याद रखो, समझ लो कि Ag को अलग करना, मेटल को, Cl2 को अलग करना है। ठीक है, तो ये आपकी थी फोटो डिकम्पोजिशन। एक बार दोबारा देखते हैं कि जो रिएक्शंस, ठीक है, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल में 2AgCl, सनलाइट, एंड आपको क्या देगा, सिल्वर दे देगा Ag और क्लोराइड दे देगा Cl2। तो ये आपकी क्या हो गई, फोटो डिकम्पोजिशन। उसके बाद आती है अपनी जो थर्ड रिएक्शन, मेन थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन इन विच एटम्स और आयन मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर फ्रॉम न्यू कंपाउंड। अब नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जब क्या होता है, एक एटम अपनी पोजीशन को चेंज करके या फिर एक आयन दूसरी पोजीशन पे जॉइंट हो जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली डिस्प्लेस कर देता है एक एटम दूसरे एटम को। ठीक है, जैसे इधर देखिए आप, A है और BC है, तो इधर A और C हो गया, यानी C अब किसके पास चला गया, A के पास चल गया और B अकेला रह गया।
तो ये आपकी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ पे ए था और बी सी है, अब आपका सी ट्रांसफर हो गया ए के साथ, डिस्प्लेस हो गया और बी अकेला रह गया। देख सकते हो आप, इसमें भी देख सकते हो ये दो थे, देखिए जैसे ये है, ये जाके इससे ज्वाइंट हो रहा है और ये अलग हो रहा है, तो ये आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो रहा है। देखते हैं एक बार इसको अच्छे से एग्जाम्पल हो, एक बार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। Zn2HCl है, अब Zn ने क्या किया, Cl को रिप्लेस कर दिया, ओ सॉरी Zn ने H को रिप्लेस किया इसमें। Zn यहाँ पे क्या आ गया, H था यहाँ पर रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट में कौन है, देखो तो कौन है, Zn है। अब रिएक्टेंट में H था, उसकी जगह कौन आ गया, प्रोडक्ट में Zn आ गया, तो Zn ने क्या किया, H को हटा दिया, भगा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, उसकी पोजीशन को हटा देता है और खुद वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है, जैसे H को भगा दिया Zn ने। अच्छा, अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न करना है। जो हायर रिएक्टिव वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं। जैसे कि इसमें Zn क्या था, हाई रिएक्टिव था, अभी वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई देगी। तो Zn था जो आपको वो था हाई रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए Zn ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Zn क्या था, मोर रिएक्टिव था, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। Zn क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देते, रिप्लेस कर देते हैं। एक डबल डिस्प्लेसमेंट को देखिए आप, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इन आपकी फोर्थ और लास्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेन रिएक्शन होती है आपकी, इन विच precipitate is formed in also is also known as a precipitation reaction, neutralization reactions are also double displacement reactions। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट क्या होती है, जो पूरी तरीके से अब डिजोल्व नहीं होता है ना कोई भी चीज़, तो एक पाउडर को फॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन होती हैं, जो ये रिएक्शन होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल को देखते हैं। Na2S है, अदर 2HCl, ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो आपकी Na2S है और Na2 क्या कर रहा है, H की जगह चला जा रहा है, और S और H एक जगह चले जा रहे हैं, मतलब कि देखो दोनों ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसके अंदर आपके क्या हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। NaCl की जगह चला गया और Cl Na की जगह चला गया, ये चीज हो रही है इसके अंदर। देखो जैसे कि Na यहाँ पे चला गया और आपको क्या मिल गया, NaCl मिल गया। अब C यहाँ पे चला गया तो ये आपको क्या मिल गया, H2S मिल गया, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे बेसिकली, ये यहाँ पे चला जाएगा Na, तो आपको NaCl मिल गया, और ये H यहाँ चला गया तो आपको H2S मिल गया। तो ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, दोनों ही डिस्प्लेस करते हैं, दोनों ही एटम्स क्या होते हैं, इंटरचेंज करते हैं रिएक्ट अपने पोजीशन को। इसका और एग्जांपल है जैसे कि BaSO4 और H2SO4, ये सारे एग्जांपल आपकी बुक में है, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो। तो ये थे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आती है कुछ रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखिए एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो हीट को रिलीज करती है बाहर की तरफ। रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। देखो आप इसमें से क्या हो रहा है, हीट बाहर की तरफ आ रहा है ना, जो हीट को रिलीज करे, हीट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें हीट्स क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। उस रिएक्शन को आपको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। याद रखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें भी देखो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो रिएक्शंस क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो गई। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्जांपल है। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं हमें एनर्जी मिलती है, तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जिस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप कभी भी चूना पानी जो होता है ना घर में, जो सफ़ेदी का जो पानी होता है, ठीक है, जब भी सफ़ेदी हो तो उसमें देखोगे जब भी आप क्विक लाइम में उस कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है, जब भी उसमें पानी मिक्स होगा ना, तो वो अचानक से क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी हीट रिलीज होती है, वो पानी अचानक से गर्म हो जाता है। जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, क्विक लाइम के अंदर, तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है।
जो भी रिएक्शंस एनर्जी को प्रोड्यूस करे, हीट को प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गया, या क्विकलाइम में पानी को मिलाना, ये एग्जाम्पल हो गया आपके एक्सोथर्मिक के। अब बात आती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच एब्जॉर्ब और रिक्वायर एनर्जी, जिस रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या देनी पड़े? हीट देनी पड़े, बाहर से एनर्जी देनी पड़े, टेम्परेचर देनी पड़े, उसको गर्म करना पड़े, उससे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। ठीक है, जिस भी रिएक्शन को आपको हीट देना पड़ेगा ना, वो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे हीट बाहर से दी है। एग्जाम्पल देखिए, आप जब कुकिंग करते हैं तो खाने को बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट क्या करता है? उसको हीट ही तो प्रोवाइड कराता है। तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे, जिनको हीट आपको देनी पड़े। ठीक है, सनलाइट भी क्या करते हैं? हीट को प्रोवाइड कराती है, वो भी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। खाना बन रहा है, वो भी एंडोथर्मिक है, आप गैस टेम्परेचर यूज़ करते हो, गैस का यूज़ करके, तो ये भी सब क्या होती है? आपकी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि आप इसमें हीट देते हो। ठीक है, सिंपली है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर आना, एंडोथर्मिक में हीट अंदर जाना। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स और मेटेलिक एलिमेंट। जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इन दोनों में से कोई एक हो जाए, और लगा रखा है ना, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन, और यही जो डेफिनेशन थी आपकी, उसे बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि CO था, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? आपके 3 थे। 3 है ना, क्योंकि ये 3 आपका जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो इधर कितने आपके ऑक्सीजन है? भी 2 इस कंपाउंड के अंदर, CO के अंदर 3। अब क्या हो गया इसके अंदर? एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या इन्होंने क्या परफॉर्म किया? ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। CO में कितने ऑक्सीजन थे? 3। अब CO2 में कितने? एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन ऐड ऑक्सीजन, जिसके अंदर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, जो कंपाउंड ऐड कर रहा है। उसका रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इतनी बात आप याद रखो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? Fe2O3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 3 है। अब यहाँ पे आप देखो, एक भी ऑक्सीजन है क्या? नहीं। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो सब क्या बोलते हैं? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ, ये चीज याद रखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चुना। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था और यहाँ प्रोडक्ट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कोज रिडक्शन, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये किसकी वजह से हुआ है? इस Fe2O3 की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चला गया, तो ये आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आपकी दोनों चीजें परफॉर्म हो, एक तो ऑक्सीडेशन भी हो और एक रिडक्शन भी हो, उसे हम रिडॉक्स बोलते हैं, और इसी के नाम पे ये लिया गया है। ठीक है, RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझाइए, जिसमें दोनों हो। देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? O2 है, और इधर फाइनली में आके Fe2O3, एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें? ऐड हो रहा है। ठीक है, और Fe2, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो दोनों चीजें इसके अंदर परफॉर्म हो रही है, जिससे हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन को देखिए,
रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या था आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ क्या है? रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फूड जब भी क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। आयरन गेट रस्ट, जब भी आयरन पे जंग लगता है तो वो भी क्या होता है आपका? एक ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आयरन पे ऑक्सीजन ऐड होता रहता है और ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता है, लीड टू कोरोजन, जिससे क्या होता है? जंग लग जाता है और आयरन लंबे समय तक नहीं चल सकता। मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर। देखिए जैसे कि वही मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम पे क्या होता है? लेयर बन जाती है, फिर ऑक्सीजन में ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है? एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है। वो भी कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे हम जंग से बच सकते हैं। जो आपका आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनमें जंग लग जाते हैं लोहे के सामान, जैसे कि आपका कूलर वगैरह होता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? बाय पेंटिंग। उनमें हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं आयरन आर्टिकल्स को। दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट बाय अप्लाइंग अ लेयर। उसमें हम लेयर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ जिंक। जो आपकी ट्रेन वगैरह होते हैं ना, उन पर देखोगे उसके फर्श पे ना इस तरह की लेयरिंग की जाती है, जिंक लेयरिंग उन्हें बोली जाती है। और आप जैसे आपके कूलर वगैरह होते हैं उनको हम हर साल पेंट करते हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि उस पर जो आयरन होता है जंग ना लगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन। अब जो लेयरिंग होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? जब भी हम इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। दिस इज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंट बाय अप्लाइंग लेयर ऑन जिंक ओवर आयरन आर्टिकल। दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, मतलब परत को चढ़ाना, ठीक है, जिंक या एल्युमिनियम वगैरह की आयरन आर्टिकल पे, उसे हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। अब आती है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या है? सिंपल, आपके घरों में जो खाना होता है, फूड होता है, वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। आप देखो क्या करो, एक एप्पल को कट करो और एनवायरनमेंट में ऐसे खुला रख दो, थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे कि जो एप्पल है वो क्या जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? और उसकी कलर प्रॉपर्टी और क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, वो इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा उसमें। तो ये क्या है? बेसिकली ये रेंसिडिटी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है? अनप्लीजेंट स्मेल वगैरह हो जाती है उसकी, और फ्लेवर भी खराब हो जाता है, मतलब खराब ही हो जाता है। एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स व्हेन केप्ट इनटू एयर। आप पोटैटो चिप्स को रखो, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो उसमें नमी आ जाती है, उसकी स्मेल आने लगी, बैड टेस्ट हो जाएगा। तो ये क्यों हो जाता है? रेंसिडिटी होता है खाना के खराब हो जाने से, फूड आइटम्स के। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? एग्जाम्पल में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि आप रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है, तो उसको समझते हैं। रेंसिडिटी क्या है? समझ आई? जो भी आपका फूड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन को परफॉर्म करता है, और वो फूड क्या होता है? उसकी टेस्ट खराब हो जाती है, स्मेल हो जाती है, स्मेल आने लगती है, तो अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, तो उसे ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। बेसिकली आपके जो फूड आइटम्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उन्हें हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब कैसे बच सकते हैं इस चीज़ को देखिए, प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। फर्स्ट क्या करेंगे हम? द फर्स्ट वे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी टू एलिमिनेट ऑक्सीजन। हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं ऑक्सीजन। अच्छा आपने किचन में देखा होगा, जो हमारी मोम्स आती है, मोम है, किचन के अंदर क्या करते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें जैसे बिस्किट होता है उसको किसी अच्छे से डब्बे में पैक्ड करके रखा जाता है। क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए, अच्छे तरीके से सील किया जाता है उसको कांच के बर्तन में, ठीक है, उसके अंदर उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए। अब जब भी ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपका खाना, आपका जो भी फूड आइटम है वो जाए खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी बिस्किट हो गया या दूसरी चीज़ें होती हैं या आपके जो ग्रेन वगैरह होते हैं उनको क्या हो जाता है? रखा जाता है अच्छे से बर्तन वगैरह के अंदर, ताकि डब्बे के अंदर, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। क्योंकि ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या परफॉर्म हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हमें प्रिवेंट करना ऑक्सीजन जाने से। उसके बाद से प्रिवेंटिंग यूजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड वन इज वॉन्ट ऑक्सीडाइज। हम क्या कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड जो सब्सटेंस होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। सॉरी, उसका क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंट यूजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमें अनसैचुरेटेड का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सैचुरेटेड वगैरह का यूज़ करना चाहिए। जैसे सैचुरेटेड, कई सारे सैचुरेटेड फूड सब्सटेंस होते हैं, ऑयल होता है। सैचुरेटेड वो होता है जो पहली बार एक तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो
आप किसी मिठाई शॉप पे जाते हो तो वो जो बनाते हैं मिठाई या फिर समोसे वगैरह जो बनाते हैं, तो वो आप देखोगे कि एक ही ऑयल के अंदर बार बार उसको तलते हैं, तो वो क्या होता है, अनसेचुरेट हो जाता है, तो उससे वो जल्दी खराब हो सकता है, उसमें जल्दी ऑक्सीजन रिएक्शन हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, सेचुरेटेड चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन नहीं परफॉर्म होता है। उसके बाद प्रिवेंट फॉर्मेशन दोज फर्स्ट रेडिकल्स। अब जो भी आपके रेडिकल्स होते हैं उसको फॉर्मेशन नहीं होता, कैच एंटीऑक्सीडेंट एज जून एज दे आर फॉर्म। अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फूड्स के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि एंटी मतलब उस इक्वेशन को परफॉर्म नहीं करने देगा ऑक्सीडेशन को, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म ही नहीं करने देंगे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा द फर्स्ट वे टू प्रिवेंट, क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को, उस अच्छे से डब्बे में पैक कर सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन जाने देंगे। दूसरा पढ़ा कि हमें सैचुरेटेड चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। तीसरा क्या है, कैच एंटीऑक्सीडेंट एज जून एज दे फॉर्म, मतलब कि हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना होगा ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म ही ना हो। इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं रेसिडिटी को। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द इरिवर्सिबल डैमेज और डिस्ट्रक्शंस ऑफ लिविंग टिश्यूज और मटेरियल ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से आप कई सारे सब्सटेंस देखते होंगे, कई सारी चीज़ देखते होंगे जो क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। लोहे की चीज़ों पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लोहा होता है, मतलब जो भी आपके आयरन आर्टिकल्स होते हैं पहले तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो नमी में आते हैं, मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। एक दूसरी लेयर फॉर्म्ड हो जाती है, और ये जो लेयर होती है ये इसे वीक बनाती है, इसकी लाइफ टाइम को कम करती है, ब्रेक हो सके आसानी से। ये जो डैमेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर किसी चीज़ पे जंग लग जाए कि वो चीज़ कोरोड हो जाए, ठीक है, तो आपका कोरोजन होता है। अब हाउ टू कोरोजन प्रिवेंट, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, देखिए मेटल टाइप, वन सिंपल वे टू प्रिवेंट कोरोजन इज यूज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। सबसे अच्छा यही तो तरीका है कि आप क्या करो, कोरोजन रेजिस्ट मेटल का यूज़ करो, मतलब कि जिसपे कोरोजन लगे ही ना, लाइक एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील वगैरह जो होती है, जो आपके स्केल होता है ना वो भी स्टेनलेस स्टील होता है, ये क्या होता है, एक अलॉय होता है, ठीक है। तो आप इस तरह के एलिमेंट का यूज़ करो जिसपे क्या हो, जंग लगे ना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, कि आप क्या करते हो ना, उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हो, लाइक की पेंट की कोटिंग कर दो, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन उसकी कांटेक्ट में ही ना आए, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिंग कोरोजन, ठीक है। इस पेंट करके आप क्या करोगे, उस पर एक लेयर क्रिएट कर दोगे, और जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन आपके मेन आयरन आर्टिकल के पास जा ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो उससे भी हम कोरोजन को परफॉर्म बचा सकते हैं, ठीक है, कोरोजन होने से। क्या, पेंट करके, प्रोटेक्टिव कोटिंग करके। उसके बाद एनवायरमेंटल मेजर्स, अब आप उसको अच्छे से मतलब ऐसे एनवायरमेंट में रखिए जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद होता है सेक्रीफाइजल कोटिंग। सेक्रीफाइजल कोटिंग और कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स और सेक्रीफाइजल कोटिंग्स क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो कोटिंग क्या होती थी, आपकी जो गैल्वेनाइजेशन होती है ना, सेक्रीफाइजल कोटिंग वही होती है। जैसे कि मान लो सेक्रीफाइजल कोटिंग के अंदर हम एक लेयर को चढ़ाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइजल कोटिंग बोलते हैं। कोई भी आपका आयरन आर्टिकल है उस पर क्या करो, आप एक लेयर लगा दो, लेयरिंग कर दो किसी भी अनदर मेटल की, लाइक एल्युमिनियम वगैरह, जिंक की, सिल्वर की। उससे क्या होता है, वो चीज़ को कोरोजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस पर आपने एक सेक्रीफाइजल कोटिंग कर दी। उसके बाद आता है कोरोजन इनहिबिटर्स। देखिए इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो भी रोकते हैं ना उन्हें इनहिबिटर्स बोलते हैं। अब कोरोजन इनहिबिटर मतलब कुछ ऐसे भी केमिकल और सब्सटेंस आते हैं जो कोरोजन को परफॉर्म नहीं करने देते, कोरोजन रिएक्शंस को होने ही नहीं देते, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। उसका डिज़ाइन एंड मॉडिफिकेशन, हम इस तरीके से अपने आर्टिकल्स को, आयरन आर्टिकल को डिज़ाइन करें, अपने ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को, ताकि उस पर क्या हो, मॉइस्चर की कॉन्टेक्ट में ना आए और उस पर जंग ना लगे, कोरोजन ना लगे, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कोटिंग, पेंट कोटिंग, हम उस तरह का मेटल यूज़ करें जिसपे कोटन रेजिस्टेंस हो, ठीक है, कोजन रेजिस्ट मेटल हो, और एनवायरमेंटल मेजर्स हो, मॉइस्चर में कॉन्टैक्ट में ना आने दें, सेक्रीफाइजल कोटिंग करें, लाइक कि हम जिंक और वगैरह स्टेनलेस स्टील का कोटिंग कर सकते हैं, कोरोजन इनहिबिटर का यूज़ करें और उसको डिज़ाइन मॉडिफिकेशन करें।